तो अभी हम चारगॉफ रूल देखते हैं। चारगॉफ रूल, ये चारगॉफ रूल दरअसल जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, पिछली बार हमने पढ़ा था। बाटसन और क्रिक ने जो एक मॉडल दिया था डीएनए का, डबल हेलिकल मॉडल, डबल स्टैंडर्ड, वो मॉडल ऐसा नहीं केवल उन्हीं की नॉलेज पर या उन्हीं की जो डिस्कवरीज थी या जो उन्होंने रिसर्च किया उस पर आधारित था। जैसा हम जानते हैं कोई भी रिसर्च आज जो हम कर रहे हैं तो वो हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो पुरानी नॉलेजेस है, पुरानी पूरी हिस्ट्री है किसी भी फील्ड की, वो भी रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो रीसेंट हो या बहुत ज़्यादा पुरानी हो। तो ऐसे ही जो डबल हेलिकल मॉडल था उसमें हम कह सकते हैं कि चारगॉफ का भी रोल है। वो एनसीईआरटी में आप देखोगे लिखा है। बहरहाल चारगॉफ ने क्या बताया? चारगॉफ ने बताया कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर आप देखोगे, जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसके केस में, कि प्यूरिन के सामने हमेशा क्या होगा? पायरिमिडीन होगा, है ना। और प्यूरिन क्या क्या होते हैं? ए और जी, प्यूरिन, और सी टी आर द पायरिमिडीन। यू हम नहीं ले रहे क्योंकि डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। और तो प्यूरिन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? पायरिमिडीन होंगे। सिंपल सी बात है। तो ये बात पहले बताई थी चारगॉफ ने, और इसी चारगॉफ की प्रिंसिपल को, रूल को वाटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल वाले जो कंसेप्ट है उसमें जो भी पॉइंट्स थे उसमें रख दिया कि प्यूरिन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? पायरिमिडीन होंगे। तो देखो, चारगॉफ रूल स्टेट दैट डीएनए फ्रॉम एनी सेल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किसी भी सेल से लो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, हैव ए रेशियो 1:1, यहाँ रेशियो है ना, 1:1। मीन्स बेस पेयर, ये बेस पेयर रूल है, जितने पायरिमिडीन होंगे उतने ही प्यूरिन होंगे। और ज़्यादा बेहतर बताना चाहो, और ज़्यादा स्पेसिफिक बताना चाहो, तो ये बताओगे कि जितने होंगे ए उतने ही होंगे टी। ए और टी का जो नंबर है, परसेंट है, वो सेम होगा, है ना। और जी सी का नंबर सेम होगा, जी और सी का नंबर, ये इक्वल का निशान है, न कि बॉन्ड है ये, ठीक है। जैसे मान लो कोई डीएनए है, इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो कोई डीएनए है और उसमें बोला है कि टोटल 100 बेस पेयर हैं। टोटल कितने बेस पेयर हैं? 100। उसमें से 10 ए वाले हैं, ए एडेनिन है। तो बताओ टी कितने होंगे? तो डेफिनेटली जितने ए हैं उतने ही टी भी होंगे, तो टी इक्वल 10। अब ए और टी कितना हो गया? दोनों मिला के 20, जबकि टोटल कितना बताया था? 100। तो अभी 80 बचे हैं, 80, और 80 में से 40 होंगे जी और 40 होंगे सी, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोई भी किसी भी क्वेश्चन को, परसेंटेज वाइज दिया जाए या फिर ऐसे, जैसे मान लिया कि मान लो 20% एडेनिन है, तो बताओ थाइमीन कितना होगा? तो थाइमीन भी कितना होगा? 20% ही होगा। और फिर पूछा जाए कि जी के बारे में बताओ, तो जी फिर 20-20-40, रिमेनिंग कितना बचा? 60%, और 60% का हाफ कितना हुआ? 30% जी और 30% सी भी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो ये चारगॉफ रूल है, सो आप देख लोगे, ठीक है। अब आज का जो मेन टॉपिक है वो है डीएनए पैकेजिंग। क्या है? डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग का मीन हुआ कि जो कोई भी सेल है, तो उस सेल में हमने पिछली बार ही पढ़ा था कि ह्यूमन की एक सेल में लगभग 2.2 मीटर डीएनए होता है।
जबकि जो न्यूक्लियस का साइज है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो कैसे? तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में डीएनए पैक रहता है न्यूक्लियस के अंदर। तो वही पैकेजिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए पैक होके या कंडेंस होके या ऑर्गेनाइज होके बनाता है कुछ स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। फिर न्यूक्लियोसोम फर्दर ऑर्गेनाइज होके क्रोमेटिन बनाते हैं, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन फर्दर ऑर्गेनाइज या कंडेंस होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम, ठीक है। बिल्कुल वैसा है जैसे अगर हम किसी भी मटेरियल की बात करें। मान लो ये पेन का ही डब्बा है, तो एक पेन वो तो ये डीएनए मान लो, और कई सारे पेन हमने एक छोटे से पैकेट में भर दिए, 5 पेन, तो ये छोटा पैकेट हो गया। और छोटे कई सारे पैकेट बड़े पैकेट में भर दिए तो ये बड़ा पैकेट हो गया। और वो बड़ा पैकेट किस में आता है? हमारे शहर में तो ट्रक में भर के आता है ना। तो ऐसा ही है कुछ डीएनए, और थोड़ा कुछ डीएनए वो पैक होके न्यूक्लियोसोम बन गया, न्यूक्लियोसोम फर्दर कंडेंस होके बन गया क्रोमेटिन, और फर्दर कंडेंस होके बन गया क्रोमोसोम। ये और बेहतर देखोगे तो ये जो थ्रेड आता है हमारे पास है ना, थ्रेड, उसका एनालॉग करोगे तो परफेक्ट है ना। थ्रेड रैप होता है एक उस पर, और इसी टाइप से है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो क्या है, पिछली बार जब हमने डीएनए पढ़ा था तो देखा था कि 10 बेस पेयर का जो वो है लेंथ, वो कितना था? 3.4 नैनोमीटर ऐसा पड़ा था। और कंजिक्यूटिव बेस के बीच का जो डिस्टेंस है या गैप है उसे बोलते थे 0.34। लेकिन हमने जो डीएनए का ये है डायामीटर, ठीक है, ये जो वो कितना है? तो वो है 2 नैनोमीटर, ओके, 2 नैनोमीटर। और क्या है कि एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। बाकी हिस्टोन प्रोटीन के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है और जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से ये उसके ऊपर रैप हो जाता है, ठीक है, रैप हो गया। तो इस तरह से डीएनए और प्लस ये प्रोटीन जिसके ऊपर ये रैप हो गया, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम इस तरह से न्यूक्लियोसोम 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 दिखाई देंगे, इनके ऊपर डीएनए होगा। और एनसीईआरटी में लिखा है कि एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। इस पर जो रैप डीएनए है वो लगभग 200 बेस पेयर होता है। तो ये न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम जो दिखाई दे रहे हैं ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे थ्रेड के ऊपर ये कुछ मोती जैसे हों, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, है ना। कैसी इनकी शेप आ रही है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जब हम सेल में न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो कुछ ऐसा दिखाई देता है वो, है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग ये है क्या चीज़? तो ये न्यूक्लियोसोम 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 बीड ऑन स्ट्रिंग, ये दरअसल क्रोमेटिन है। क्या है ये? क्रोमेटिन। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे और उसे हम इस तरह का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और ये है क्या? क्रोमेटिन है। और ये क्रोमेटिन जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का दिख रहा था वो फर्दर कंडेंस होके, फर्दर कंडेंस मीन्स ये जो न्यूक्लियोसोम है वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा फिर, है ना।
यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं पैक्ड न्यूक्लियोसोम्स, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, पैक्ड न्यूक्लियोसोम। जैसे अभी हमें डीएनए का जो वो है डायामीटर, वो कितना है 2 नैनोमीटर, लेकिन अगर न्यूक्लियोसोम वाला जो क्रोमेटिन है उसको देखोगे तो वो नियरली 11 नैनोमीटर इसकी चौड़ाई है ना, इसकी जो डायमीटर ही बोलेंगे इसको। और जब फर्दर ये कंडेंस हो जाता है, जिसे हम बोल रहे हैं पैक्ड न्यूक्लियोसोम, वो भी क्रोमेटिन है। इस डीएनए में जब से हिस्टोन प्रोटीन अटैच हुआ उसके बाद ये पूरा क्रोमेटिन है। क्या है ये, क्रोमेटिन, ठीक है। ये पूरा क्रोमेटिन ही है, भले ही किसी को बोलेंगे बीट्स ऑन स्ट्रिंग या न्यूक्लियोसोम्स, और किसी को बोलेंगे पैक्ड न्यूक्लियोसोम, किसी को बोलेंगे एक्सटेंडेड न्यूक्लियोसोम, किसी को बोलेंगे कंडेंस्ड न्यूक्लियोसोम, और फाइनली वो कंडेंस्ड या एक्सटेंडेड क्रोमेटिन, ठीक है। और फाइनली क्रोमेटिन वो फाइनली कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो बहरहाल 2 नैनोमीटर और बीट्स ऑन स्ट्रिंग की जो 11 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है, इसका डाया है 30 नैनोमीटर पैक्ड न्यूक्लियोसोम, ये वाला जो हिस्सा है। और इसको सोलिनॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। और फिर ये एक्सटेंडेड क्रोमेटिन बनाता है, एक्सटेंडेड क्रोमेटिन, यहाँ एक्सटेंडेड लिखा है ना, और जिसका डायमीटर होता है 300 नैनोमीटर। फिर एक्सटेंडेड क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होके बनाता है कंडेंस्ड क्रोमेटिन, और ये कंडेंस्ड क्रोमेटिन का जो डायमीटर है वो है 700 नैनोमीटर। और फाइनली कंडेंस्ड क्रोमेटिन कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम, जिसका डायमीटर है 1400 नैनोमीटर। और इसी तरह के क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि क्रोमोसोम तो केवल मेटाफेज स्टेज पर, या ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दिखाई देते हैं, लेकिन जब इंटरफेज में सेल होती है उस समय क्रोमोसोम तो नहीं दिखाई देते, बल्कि क्या दिखाई देता है, क्रोमेटिन फाइबर दिखाई देता है, ठीक है। अब वो क्रोमेटिन फाइबर किस रूप में दिखाई देगा, इसमें वो डिपेंड करेगा कि सेल कौन से फेज में है। इंटरफेज के भी तो फेज होते हैं, जैसे मान लो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, मीन्स डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो फिर वो इस टाइप का नहीं होगा, बल्कि डीएनए वो फिर इस टाइप का दिखाई देगा, है ना, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जहां डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होगा। तो ये डीएनए पैकेजिंग है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि सबसे पहले क्रोमोसोम को किसने देखा, है ना, ऑब्जर्व किया। तो हॉफमिसर जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस के अंदर। सेल डिवाइड कर रही थी उस समय, इन्होंने न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम। तब भले ही इसको क्रोमोसोम नाम नहीं दिया गया था, तो इन्होंने बताया कुछ डार्क स्टेन्ड बॉडी दिखाई देती हैं डिवाइड करने वाली सेल में। बाद में उस स्ट्रक्चर का नाम पड़ा क्रोमोसोम, और वो नाम किसने दिया, बाल्डियर ने, है ना, 1888 में, ठीक। अब पहले तो हिस्टोन के बारे में जानते हैं। तो जो हिस्टोन है, हिस्टोन 2 टाइप का है यहाँ। एक तो हिस्टोन वो जो कि ऑक्टामर बनाता है, हिस्टोन एक तो ऑक्टामर बनाता है, और जो दूसरा हिस्टोन है वो लिंकर डीएनए को फिक्स करता है ना, लिंकर डीएनए को। अब ये लिंकर डीएनए क्या है अभी देखेंगे। ओवरऑल हिस्टोन जो टोटल होता है वो, जैसे एक तो है H2A हिस्टोन, एक है H2B हिस्टोन, एक है H3 हिस्टोन, एक है H4 हिस्टोन।
जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कि ये हिस्टोन 8 हिस्टोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हिस्टोन दिखाई दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टामर, क्योंकि 8 हिस्टोन है इसलिए ऑक्टामर बोलेंगे। लेकिन इन 8 मॉलिक्यूल में ये 4 टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। 2 हैं इस टाइप के, 2 histone molecule are this type, 2 histone molecule are this type, 2 histone are this type। ठीक है। सो ये टोटल जो हिस्टोन है वो कितने हो गए? 8। हमने क्या बोला? ऑक्टामर। और इसी ऑक्टामर के ऊपर डीएनए रैप होता है, और वो डीएनए रैप होने के बाद जो अब स्ट्रक्चर बना उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम। ठीक। अब ये जो हिस्टोन है ये बेसिक नेचर में बेसिक होते हैं। हिस्टोन जो प्रोटीन है इनका नेचर एसिडिक बेसिक करके देखें तो ये नेचर कैसा होता है? इनका बेसिक नेचर होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, नेगेटिव ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, बेसिक प्लस पॉजिटिव। तो ये किस वजह से? डेफिनेटली कोई भी प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड अगर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर तो प्रोटीन भी पॉजिटिव होगा, और अमीनो एसिड बेसिक है तो ये भी बेसिक होगा प्रोटीन। ठीक है। तो दरअसल है ऐसा कि हिस्टोन प्रोटीन के पास जो अमीनो एसिड हैं, बेसिक अमीनो एसिड, हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो इन हिस्टोन्स के पास ये वाले अमीनो एसिड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और ये अमीनो एसिड के जो रेजिड्यूज हैं, अमीनो एसिड का रेजिड्यू क्या होता है? तो अमीनो एसिड रेजिड्यू का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे अमीनो एसिड में एक तो अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है ना। इसके अलावा ओवरऑल ये जो अमीनो और एसिड ग्रुप में ये तो बॉन्ड में सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनके अलावा अगर कोई साइड चेन है ना, तो वो तो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होती। उस साइड चेन को ही हम रेजिड्यू बोल सकते हैं, और वो रेजिड्यू बेसिक है तो ये बेसिक होगा अमीनो एसिड, और उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी चार्ज है तो इसके पास भी वैसा ही चार्ज होगा। तो ये जो लाइसिन आर्जिनिन जो कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं हिस्टोन्स में, इनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज भी आता है और बेसिक नेचर भी आता है। किसके पास? इन प्रोटीन्स के पास, हिस्टोन प्रोटीन्स के पास। ठीक है। और हमने देख ही लिया कि 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक। तो एक तो ये ऑक्टामर वाली बात हो गई। एनसीईआरटी में ये फोटो दे रखा है, किसका फोटो है? ये न्यूक्लियोसोम का फोटो है, न्यूक्लियोसोम। तो इस न्यूक्लियोसोम में अंदर ये हिस्टोन ऑक्टामर दिखाई दे रहा है, भले यहाँ 8 अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मान के चलो कि जो भी अंदर ये बॉल टाइप का दिखाई दे रहा है ये 8 हिस्टोन से मिलके बना है। और इसके ऊपर जो डीएनए रैप हुआ है ये, और जो डीएनए अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर भी एक ऑक्टामर होगा, इधर भी एक ऑक्टामर होगा, उसके ऊपर ये डीएनए रैप होगा, है ना, इस टाइप से। तो ये हिस्टोन हिस्टोन, अब कहीं ऐसा ना हो कि ये डीएनए अनरैप हो जाए, है ना। तो इसके लिए, इसको और ज़्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पर एक और हिस्टोन है, 5वें टाइप का हिस्टोन, उसका नाम है H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन। एक और बात, तो ऑक्टामर के ऊपर जो डीएनए है वो तो न्यूक्लियोसोम का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया? न्यूक्लियोसोम का पार्ट। लेकिन दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है, ये वाला डीएनए या ये वाला डीएनए, इस डीएनए को हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, क्योंकि ये दो न्यूक्लियोसोम को लिंक कर रहा है, इसलिए लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए में ही
प्रेजेंट रहता है H1 हिस्टोन, ठीक है, H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए से ही अटैच रहता है, ठीक है। सो हिस्टोन H1 प्रोटीन binds to linker DNA between nucleosome forming macromolecules structure known as chromatin fiber। तो अगर H1 ना हो तो फिर ये एक तरह से जो न्यूक्लियोसोम है उनके ऊपर से ये डीएनए अनरैप हो जाएगा, और अगर अनरैप हो जाएगा तो फर्दर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, और जब फर्दर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया डीएनए या कंडेंस नहीं हो पाया तो फिर कैसे क्रोमेटिन बनेगा। तो क्रोमेटिन बनने के लिए, है ना, क्रोमेटिन बनने के लिए H1 हिस्टोन जरूरी है। और ये कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 200 बेस पेयर, नियरली 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसोम के पास। बाकी हमने ये पढ़ा था अभी कि जो क्रोमेटिन है वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का भी दिखाई देता है, इस टाइप का। तो ये फोटो है जो हमें दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, है ना। तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग ये वाली बात हो गई, और बाकी फर्दर कैसे कंडेंस होता है वो तो हमें पता ही चल गया। हाँ, एक बात और यहाँ जान सकते हैं कि जब क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है ना। जैसे एक तो हो गया डीएनए से क्रोमेटिन का बनना, तो डीएनए से जब क्रोमेटिन बना था उस समय जो प्रोटीन्स थे पैकेजिंग के लिए या कंडेंसेशन के लिए, उन प्रोटीन्स को बोलते थे हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से क्रोमेटिन बनना, हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व था उसमें। लेकिन जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाएगा या क्रोमेटिन फर्दर जब कंडेंस होगा, जितने लेवल का भी कंडेंसेशन हो, चाहे वो न्यूक्लियोसोम से सोलिनॉइड हो या सोलिनॉइड से फर्दर एक्सटेंडेड या कंडेंस्ड क्रोमेटिन हो, हर लेवल पर जिस प्रोटीन की जरूरत होगी वो हिस्टोन नहीं होगा, बल्कि उसे हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन ये शुरुआत में है। डीएनए से क्रोमेटिन, जिसमें हमने 5 टाइप का हिस्टोन पढ़ा था, एक तो ऑक्टामर वाला और एक H1 वाला। बाकी फर्दर जितने भी कंडेंसेशन होंगे उनमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बाकी क्रोमेटिन जब हम न्यूक्लियस के अंदर देखें तो हो सकता है क्रोमेटिन लाइट कलर का दिखाई दे, और अगर लाइट कलर का क्रोमेटिन दिखाई देता है तो वो इसलिए क्योंकि वो लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है, इसलिए वो हमें लाइट कलर का दिखाई दे रहा है। उसे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, है ना, वही फंक्शनल होता है। और अगर वो डार्क स्टेंड है, डार्क स्टेंड क्रोमेटिन, तो वो क्योंकि ज़्यादा पास डेंसली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है, और जब डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन होगा तो वो डार्क दिखाई देगा, और डार्क क्रोमेटिन को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। और यहाँ लिखा है कि यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव वेयर एज हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो डीएनए से आरएनए का बनना। आप जानते हो डीएनए अपना तभी काम कर सकता है जब वो आरएनए बनाए और प्रोटीन बनाए, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है वो तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में। बहरहाल यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली। ओके, ये क्वेश्चन है जो आप करने की कोशिश करोगे। और ये जो हमने अब तक देखा पैकेजिंग, वो यूकैरियोट्स के अंदर देखा, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग है डीएनए का वो डिफरेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं, है ना। क्या फिर पूरी सेल में स्कैटर्ड रहता है डीएनए? नहीं, वो एक खास रीजन में डीएनए पैक रहता है, एक खास रीजन में, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। उस रीजन को, जिस रीजन में
डीएनए रहता है अब प्रोटीन्स के साथ, है ना, कंडेंस मैनर में, उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो वो रीजन जिसमें क्रोमेटिन रहता है, या ये कहो कि जिसमें डीएनए रहता है, डीएनए, यहाँ डीएनए वर्ड बोलो, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है। और सेम यहाँ भी डीएनए नेगेटिव चार्ज्ड होता है, और जो प्रोटीन जिसकी वजह से वो डीएनए कंडेंस हो पाता है, उन प्रोटीन में चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और इस तरह से नेगेटिव डीएनए और पॉजिटिव प्रोटीन्स, और दोनों कंडेंस होके एक बनाते हैं स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियोइड। ये एक क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई DNA is 1.36 millimeter. Can you calculate the number of base pairs in E. coli? तो हमने पिछले लेक्चर में जो कंसेप्ट पढ़ा था उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करोगे। ये क्वेश्चंस हैं कुछ एग्जाम्पलर के, कल के टॉपिक से, मीन्स पिछले लेक्चर के टॉपिक से रिलेटेड है, और आज के टॉपिक से भी रिलेटेड हो सकता है कोई क्वेश्चन, तो ये भी करोगे आप। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको इस वीडियो में, YouTube वाले वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन होता है उसमें एक लिंक मिलेगा, और उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आज के टॉपिक से रिलेटेड एक असाइनमेंट मिलेगा, और वो असाइनमेंट वहाँ आप फिल करो। वहाँ आपको कितने क्वेश्चन आपने सही किए, गलत किए, वो भी पता चल जाएगा, और मेरे पास रिपोर्ट भी आ जाएगी उसकी।